अपराध की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इसका चुनाव अपनी मर्ज़ी से करते हैं और दूसरे वो जिनके सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरी में आकर इस रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। फूलन देवी, पान सिंह तोमर, ददुआ ठोकिया, ये सब लोग अपनी मर्ज़ी से अपराधी नहीं बने थे। इन सब के साथ इतने बड़े हादसे हुए कि इन्हें अपराधी बनने पर मजबूर होना पड़ा। आज की कहानी है चित्रकूट के एक ऐसे बागी डकैत की जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसने उसे बागी या डकैत बना डाला। जिसके बाद यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 3 राज्यों की पुलिस दशकों तक दिन रात उसे ढूंढती रही, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसे हाथ तक नहीं लगा पाई। जिसकी तलाश में सरकार ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है चित्रकूट ज़िले से। इस ज़िले में रायपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवकली। इस गांव में राम प्यारे पटेल का परिवार एक अच्छा खासा संपन्न परिवार था। 2 बेटे थे, 3 बेटियां थीं। जीवन खुशी खुशी कट रहा था। इन 5 बेटे बेटियों में सबसे बड़े बेटे का नाम था शिव कुमार पटेल। जब शिव कुमार लगभग 18-20 साल का था तो इनके जीवन में एक ऐसा दिन घटा जिसने इनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। दरअसल इनके पड़ोसी गांव रायपुरा के एक दबंग जिसका नाम था जगन्नाथ, वो अपने कुछ गुर्गे यानी कि कुछ गुंडे भेजकर राम प्यारे पटेल को ज़बरदस्ती अगवा करके अपने पास बुलाता है। इसके बाद उसे नंगा करके पूरे गांव में सरेआम सबके सामने घुमाया जाता है। लेकिन इससे भी जब उसका जी नहीं भरता तो कुल्हाड़ियों से काटकर राम प्यारे पटेल की हत्या कर दी जाती। जब इस बात की जानकारी उसके बड़े बेटे शिव कुमार पटेल को पता लगती है तो वो कसम खाता है कि वो एक दिन अपने बाप के अपमान और उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगा। और उसने ऐसा किया भी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही वो अकेला रायपुरा पहुंचा और उस दबंग जगन्नाथ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो अपने गांव की तरफ ये चिल्लाते हुए लौटा कि उसने अपने बाप के अपमान और उसकी हत्या का बदला ले लिया। जिसके बाद पुलिस आई, उसे गिरफ्तार करके ले गई और उसे जेल में डाल दिया गया। ये वो दौर था कि जब किसी मजबूर या लाचार के साथ इस तरह का अन्याय होता था तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता था, वो हथियार उठाकर चंबल को ही अपना ठिकाना बना लिया करता था। 2-3 साल जेल की सज़ा काटने के बाद जब शिव कुमार पटेल किसी तरह जेल से छूटा तो उसने भी इसी रास्ते का चुनाव किया। वो अपने गांव जाकर डरा सहमा जीवन नहीं जीना चाहता था और वो निकल पड़ा चंबल की ओर। कई दिनों तक बीहड़ में भटकने के बाद वो एक गैंग की संपर्क में आया। वो गैंग था राजा रागोली का। जब राजा रागोली ने शिव कुमार पटेल की बहादुरी की चर्चा सुनी तो उसने उसे एक नया नाम दिया। ये नाम था ददुआ और यहीं से ददुआ के जीवन की असल शुरुआत होती है। उस गैंग के एक बेहद खास सदस्य जिसका नाम था गया कुर्मी उर्फ बाबा, उसने ददुआ को एक छात्र की तरह ट्रेन किया। उसे हथियार चलाना सिखाया, डाकुओं के तौर तरीके सिखाए, चंबल की एक एक बारीकी के बारे में बताया। ददुआ ये सब सीख कर जब तैयार हुआ तो वो गैंग का एक सक्रिय सदस्य बन गया। वो हर उस काम में हिस्सा लेने लगा जो गैंग के द्वारा अंजाम दिया जाता था, चाहे लूट मार का हो, डकैती, अपहरण, फिरौती, इन सब कामों में ददुआ की हिस्सेदारी होने लगी। ये सब सालों साल चलता रहा, लेकिन पुलिस को जरा भी खबर नहीं थी कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। लेकिन साल 1983 में पूरी गैंग का पुलिस के साथ सामना हो गया और इस मुठभेड़ में राजा रागोली पुलिस के हाथों मारा गया। जिसके बाद गया कुर्मी उर्फ बाबा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अब गैंग को ददुआ और सूरजभान दोनों मिलकर चलाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही सूरजभान भी गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद गैंग को चलाने की पूरी जिम्मेदारी ददुआ पर आ गई। लेकिन ददुआ के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उसके पास गैंग को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण पूरे गैंग के सदस्यों के साथ वो फिर से अपने पुराने कामों को अंजाम देने लगा। फिर से वही लूट मार, डकैती, अपहरण, फिरौती, ये सब कामों में फिर से गैंग पूरी तरह से सक्रिय हो गया। ददुआ जिस
इलाके में रहता था, उस इलाके में तेंदू के पत्तों का लाखों करोड़ों का व्यापार होता था। उन तेंदू के पत्तों से बीड़ी और कुछ अन्य चीज़ें बनाकर भारी तादाद में बेची जाती थी, जिन्हें सरकार ठेके पर उठा दिया करती थी। जब इस बात की जानकारी ददुआ को लगी तो उसने अपने सदस्यों को भेजकर उन सभी ठेकेदारों को उठवाकर अपने पास बुलाया और उसने कहा कि यदि तुमको यहाँ पर काम करना है तो व्यापार के हिसाब से कमीशन देना पड़ेगा। और इस बात का उन ठेकेदारों पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि उस ददुआ के डर के मारे वो व्यापार के हिसाब से जो कमीशन का पैसा होता था वो वक्त से पहले ददुआ के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी दौरान वहां पर काम करने वाले कुछ मज़दूर ददुआ के पास आए और बोले कि उन्हें काम के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती, जिसके बाद ददुआ ने फिर से उन सारे ठेकेदारों को बुलाया और उन्हें यह हिदायत दी कि मज़दूरों को यदि उनके काम के हिसाब से मजदूरी नहीं दी गई तो भूल जाना कि तुम यहाँ पर काम के लायक बचोगे। जिसके बाद तत्काल मज़दूरों का पैसा मजदूरी के हिसाब से बढ़ाना पड़ा। ददुआ चंबल के आसपास के जितने गांव थे सब में अक्सर आया जाया करता था। उसने जब से मज़दूरों की समस्या सुलझाई थी तो लोग उस पर भरोसा भी करने लगे थे। लोग अक्सर उसके पास अपनी फरियादें लेकर जाते थे और ददुआ उन्हें बखूबी सुलझा दिया करता था। वो लोगों की हर प्रकार से मदद करता था। यदि किसी गरीब की कोई ज़मीन छीन लेता था तो उसकी ज़मीन वापस दिलवा देता था। वो पैसों से लेकर हर प्रकार से हर किसी की मदद करता था। और बताया जाता है कि उसने अपने जीवन काल में लगभग 5000 गरीब बेटियों की शादी करवाई थी। लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। वो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट दिया करता था। ददुआ गरीबों के लिए जितना कोमल दिल इंसान था, मुखबिरों और पुलिस के लिए उतना कठोर भी। ददुआ उसकी मुखबिरी करने वालों का ऐसा हाल करता था कि जैसे सुनकर उनकी रूहें कांप जाती थी। उसका सीधा सा कहना था कि जिस दिन भी किसी के मन में भी ददुआ की मुखबिरी करने का ख्याल भी आया तो समझ लेना उसकी मौत हो चुकी है। उसने अपनी मुखबिरी करने वालों का कुछ ऐसा हाल किया था कि जिसकी कुछ घटनाएं आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती हैं। इनमें से सबसे बड़ी घटना थी 20 जून 1986 की। उसने रामू का पुरवा गांव में 9 लोगों की हत्या कर दी थी, सिर्फ इस शक में कि उन लोगों ने उसकी मुखबिरी की है। और उन्हीं में से एक की गर्दन काटकर एक लंबे बांस में बांधकर आसपास के कई गांवों में घुमाया था। और उसने ऐलान किया था कि जिसने भी ददुआ की मुखबिरी की उन सब का अंजाम ऐसा ही होगा। और एक गांव में उसने 3 लोगों की हत्या करके पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था। और एक गांव लथौहा में उसने एक व्यक्ति की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। उसे इस पर शक था कि उसने भी इसकी मुखबिरी की है। इन सारी घटनाओं के बाद पुलिस पर इतना प्रेशर बढ़ा कि ददुआ की जगह जगह तलाशी होने लगी। बताते हैं कि ददुआ की इंटेलिजेंस इतनी तेज़ थी कि ददुआ की कोई भी खबर पुलिस तक पहुंचने से पहले पुलिस की हर एक जानकारी ददुआ को मिल जाया करती थी। इसी इंटेलिजेंस का उसको ताउम्र फ़ायदा मिला। हर जगह पे उसके मुखबिर हुआ करते थे, यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी। और आप इसकी खुफिया तंत्र का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि एक कुत्ता और एक हिरन भी उसकी इसी खुफिया तंत्र का हिस्सा थे। उसने एक कुत्ता और एक हिरन पाल के रखा था। उसे पता था कि कुत्ते और हिरन की सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि वो अपने दायरे में लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरे जीव की उपस्थिति को सूंघ कर पता लगा लेते हैं। और उनके स्वभाव में अचानक परिवर्तन देखकर ददुआ या तो सतर्क हो जाया करता था या फिर वो अपना ठिकाना बदल लिया करता था। लेकिन ददुआ एक बार ऐसा फंसा कि जिसका उसको कभी अंदाज़ा नहीं था। ये साल था 1994 का। वो अपने ससुराल घटाईपुर गांव में था और इस बात की सूचना पुलिस को किसी तरह मिल गई और पुलिस ने भारी तादाद में ददुआ को चारों तरफ से घेर लिया। ददुआ बचते बचाते घटाईपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर एक हनुमान मंदिर में छिप गया। ददुआ के पास ना तो उसके अपने आदमी थे और ना ही कोई हथियार।
पुलिस चप्पे चप्पे पर ददुआ की तलाशी कर रही थी। ददुआ की जान एकदम हलक में अटकी हुई थी। तभी ददुआ ने एक मन्नत मांगी कि यदि आज उसकी जान यहाँ से बच गई तो वो इस गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा। और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि बताते हैं कि ददुआ उस दिन बच कर भी निकल गया था। और इस घटना के 2 साल बाद साल 1996 में उसने फतेहपुर के नरसिंहपुर गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से। उस मंदिर का नाम है हरेश्वर मंदिर। और वो मंदिर जब बनकर पूरी तरह तैयार हुआ तो उसने ऐलान किया कि इस मंदिर का उद्घाटन वो अपने हाथों से करेगा। और इस ऐलान की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस को इससे आसान मौका मिलने वाला नहीं था ददुआ को दबोचने का। और बताते हैं कि उद्घाटन के दिन पुलिस सैकड़ों की तादाद में उस गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई। और बताते हैं कि ददुआ उस दिन आया, उसने उद्घाटन किया और उद्घाटन करके चला भी गया। और पुलिस सिर्फ और सिर्फ हाथों में हाथ धरे रह गई। लेकिन इस बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। कोई कहता है कि ददुआ एक पुजारी के भेष में आया था, तो कोई कहता है कि वो एक आम किसान के भेष में। किसी का कहना है कि वो खुद एक पुलिस वाला बन के आया था, लेकिन ये सच है कि वो आया ज़रूर था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। ये वो दौर था कि जब चंबल से डाकुओं की एक एक करके संख्या समाप्ति की ओर थी। ददुआ को अंदाज़ा लग रहा था कि अब बिना राजनीतिक संरक्षण के यहाँ पर रहना ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है। और यहीं से होती है ददुआ की राजनीति में एंट्री। बताते हैं कि ददुआ के इलाके के लगभग 500 गांवों में उसके ग्राम प्रधान हुआ करते थे। बताते हैं कि ददुआ के प्रभावी लगभग आसपास की 20 विधानसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ ददुआ का सिक्का चलता था। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और एमपी के कई जिलों में वही प्रत्याशी चुनाव जीतता था जिसके सर पर ददुआ का हाथ हुआ करता था। साल 2002 का था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और ददुआ ने बीएसपी का साथ दिया। पार्टी चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी कुमारी मायावती जी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 2004 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और इस बार मुलायम सिंह सत्ता में आए, जिसके बाद ददुआ अपने पूरे परिवार और अपने प्रभावी सभी कैंडिडेटों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। उसने मुलायम सिंह का दामन थाम लिया इस उम्मीद में कि उसे राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 2007 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और इस बार ददुआ का दुर्भाग्य था कि सत्ता में कुमारी मायावती जी आ गईं। उत्तर प्रदेश की मुखिया बनते ही उन्होंने तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह को आदेश दिया कि ददुआ की किसी भी तरह से गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके बाद लगभग 30 से 40 जवानों की एक एफटीएफ का गठन किया गया, जिसकी कमान उस समय के एक जांबाज और अनुभवी आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को दी गई। अमिताभ यश अपनी पूरी एफटीएफ टीम के साथ पहुंच गए चंबल की खाक छानने। लेकिन जब अमिताभ यश वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ददुआ का इंटेलिजेंस इतना तेज है कि जिसके चलते ददुआ को जल्दी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसके बाद उन्होंने एक चाल चली कि ददुआ के मुखबिरों के द्वारा ही उन्होंने एक सूचना ददुआ तक पहुंचाई। उनका कहना था कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आए हैं। वो लोग कुछ दिनों तक अपनी ड्यूटी करेंगे और वापस चले जाएंगे। उन्हें ददुआ से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद ददुआ ये सब सुनकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और इसी का फ़ायदा अमिताभ यश उठाना चाहते थे। जिसके बाद अमिताभ यश ने उन लोगों को एक एक करके चिन्हित किया जो ददुआ की मुखबिरी किया करते थे, लेकिन उनकी मुखबिरी करने का कारण ददुआ का डर हुआ करता था। और इसी दौरान अमिताभ यश को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। 21 जुलाई 2007 को अमिताभ यश को पता चला कि ददुआ का एक बेहद करीबी आदमी अपने कुछ लोगों के साथ एक गांव में छुपा हुआ है। जिसके बाद अमिताभ यश अपनी पूरी टीम के साथ
गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। इस मुठभेड़ में वो सारे के सारे मारे गए। लेकिन अमिताभ यश को इसी मुठभेड़ के दौरान एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जो ददुआ का आखिरी दिन साबित होने वाली थी। ये जानकारी थी मुठभेड़ के अगले ही दिन यानी 22 जुलाई 2007 की कि ददुआ कहाँ पर मिलने वाला है। जिसके बाद अमिताभ यश अपनी पूरी टीम और पुलिस फोर्स के साथ पहले से ही वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और उन्होंने मौका मिलते ही ददुआ के सभी सदस्यों के ऊपर हमला बोल दिया। घंटों तक मुठभेड़ चली। लगभग 1.5 घंटे के बाद जब सामने से गोलियों की आवाज़ होना बंद हो गई तो पुलिस वालों ने जाकर देखा कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आदमी मरे हुए पड़े हैं। पुलिस के पास ना तो ददुआ की कोई तस्वीर थी और ना ही कोई उन्हें पहचानता था। तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ददुआ अभी जीवित है या फिर मारा गया। जिसके बाद उन सभी लोगों का डीएनए करवाया गया और डीएनए में साबित हुआ कि आखिरकार ददुआ मारा गया। साल 2016 में ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल ने नरसिंहपुर गांव के उसी मंदिर के एक परिसर में ददुआ और उनकी पत्नी की मूर्ति स्थापित की। बताते हैं कि भगवान की पूजा करने के बाद आज भी लोग ददुआ की पूजा करते हैं। ददुआ ने भले ही कभी चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन उसका पूरा परिवार आज भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है। भाई बाल कुमार पटेल मिर्ज़ापुर से 2009 में सांसद बने तो बेटा वीर सिंह पटेल साल 2012 में करबी से विधायक, बहू जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं तो बेटा राम सिंह पटेल पट्टी से विधायक। ददुआ कानून की नज़रों में भले ही एक अपराधी हो, लेकिन गरीब लोग ददुआ को आज भी अपना मसीहा मानते हैं। जब ददुआ को कोई डकैत कहता है तो आज भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी नाराज़गी जाहिर होती है। वो कहते हैं कि ददुआ डकैत नहीं, बागी था जिसे लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया था। ददुआ के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।